नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। देखिए जो अपन बात कर रहे थे कक्षा 10 और 12 का जो अपना सिलेबस चल रहा है, उसी में जो अपठित गद्यांश का एक भाग आता है, उसकी मैं थोड़ी-सी बात यहाँ पर करूँगा। अपठित गद्यांश, पद्यांश को यहाँ पर जो है मैं आपको थोड़ा-सा बताऊँगा कि किस प्रकार आपको करना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले मैं आप बात करता हूँ। देखिए जो सबसे पहला ही भाग आता है, चाहे 10th क्लास की बात हो, चाहे 12th क्लास की बात हो, तो वहाँ पे पहला जो प्रश्न आता है, वो आता है अपठित गद्यांश का और उसके बाद में दूसरा ही जो भाग आएगा वो आएगा अपठित पद्यांश का। अब यहाँ पर एक बात इम्पोर्टेंट ये है कि अपना जो 10th क्लास का है उसमें जो प्रश्न हैं 10 प्रश्न उसमें पूछे जाते हैं, 5 गद्य भाग के और 5 पद्य भाग के, यानी जो काव्यांश है उसके अपठित वाले के पूछे जाते हैं। और 2 प्रश्न जो है वो अपनी कृतिका पुस्तक से आते हैं कक्षा 10 में। और मैं अगर 12वीं की बात करूँ तो 12वीं में देखो जो पूछा जाता है, 12वीं में जो गद्यांश और पद्यांश है उसमें से कुल 6-6 प्रश्न, यानी कुल 12 प्रश्न वहाँ पर पूछे जाते हैं, 12 नंबरों के प्रश्न होते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको बता दूँ कि अपठित गद्यांश को अगर आप कर रहे हैं तो सबसे पहले उसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। पहली बार उसको एक-एक लाइन को उसको मतलब बढ़िया से आपके दिमाग में वो सेट होनी चाहिए। उसके बाद में आपको जो है उनके प्रश्न उत्तर पढ़ने हैं, जो प्रश्न हैं, सॉरी उत्तर नहीं, प्रश्न हैं जो हैं उनको आपको पढ़ना है। फिर आपको जो है सबसे पहला ही प्रश्न जो आता है वो आता है शीर्षक से रिलेटेड। अब 4 बिंदु दिए होते हैं, चारों ही आपको ऐसा लगता है कि चारों ही जो हैं वो इसके शीर्षक हो सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि उन चारों में से सबसे महत्वपूर्ण जो एक होता है, वो ये होगा कि वो पूरे के पूरे जो आपका जो भाग आया है, जो गद्यांश आया है, उसका पूरे का सार होगा। यानी पूरे को वह कवर करेगा, ऐसा शीर्षक आपको उसमें से छाँटना है और ऐसा आपको ज़रूर मिलेगा। मैं एक्सरसाइज़ भी आपको करवा दूँगा, प्रैक्टिस करवाऊँगा एक-एक की। जो है मैं जो अलग से क्लास लगेगी उसमें मैं करवा दूँगा सारा, ठीक है? तो पहले आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, पढ़ने के बाद में आपको जो है उसका एक-एक प्रश्न पढ़ना है और प्रश्न कहाँ-कहाँ से बन रहा है फिर उसको अंडरलाइन कर लेना है और उसको देख लेना है कि ये प्रश्न यहाँ से बन रहा है, तो इसका ऑप्शन में से कौन-सा सही बैठ रहा है, ठीक है? तो उस हिसाब से आपको अपठित गद्यांश करना है। रही बात पद्यांश की, देखो पद्यांश में सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, पद्यांश जब भी आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि आपको उन शब्दों का अर्थ नहीं आता। अब अर्थ नहीं आता इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता कि पूरे के पूरे पद्यांश का ही अपने को नहीं पता है, ठीक है? तो वैसा अपने को नहीं मानना है। आपको मैं बता दूँ कि आपको 50% जो अर्थ है वो उसका आता है, 50% नहीं आता। तो आपको क्या करना है, पहले पूरे आप ध्यानपूर्वक उसको पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद में आप प्रश्नों को देखो। प्रश्नों में कुछ एक शब्द जो हैं वो आपके कवर हो जाएँगे। प्रश्नों के अलावा आपको मैं बताऊँ कि जो ऑप्शन में दिए हुए हैं उनको भी आप पढ़ें। उनको पढ़ने से भी आपके जो शब्दों के अर्थ हैं वो अपने आप बनने शुरू हो जाएँगे और मैं मानता हूँ कि 70 से 80% तक जो है वो पद्यांश का अर्थ आप निकाल लेंगे, तो बाकी जो 20% है वो अपने को ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है? चाहे उसमें शीर्षक पूछे तब भी आपको मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, शीर्षक आपको मिल जाएगा। गद्यांश में शीर्षक जो है लगभग जो है पहली वाली लाइन में ही मिल जाता है, ठीक है? पद्यांश में ऐसा नहीं है, पद्यांश को पूरे को पढ़ने के बाद में उसका एक निकालना पड़ता है, ठीक है? तो उनको भी आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, फिर एक बार पद्यांश, यानी पद्यांश को मैं कहूँगा मेरी राय में पद्यांश जो है वो 2 बार आप पढ़ें, गद्यांश को आपको 1 बार पढ़ने से काम चल जाएगा, ठीक है? ज़्यादा टाइम उस पे वेस्ट नहीं करना है, ठीक है? समझ में आई होगी सारी बात। चलिए यहाँ पर वो बात अपनी हो चुकी है, अभी मैं जो है एक नया टॉपिक जो अपना स्टार्ट करने वाला हूँ, वो करने वाला हूँ अविकारी या अव्यय शब्दों का, जो क्लास 10th का है, ठीक है? और 12th वाला वो मैंने सारा अपठित वाला बता दिया है, ठीक है? और भी अपन जो है उसकी प्रैक्टिस के लिए जो है कई जो अपठित गद्यांश, पद्यांश हैं उनकी अपन चर्चा आगे करेंगे, ठीक है? तो मैं आपको बता दूँ कि मुहावरों का जो टॉपिक है वो अपना हो चुका है 10th क्लास में और लोकोक्तियों का जो है या तो मैं आज शाम को ही डाल दूँगा और आज शाम को अगर नहीं हो पाता है तो कल तक जो है मैं लोकोक्तियाँ भी डाल दूँगा, ठीक है? मुहावरे अपने हो चुके हैं, लोकोक्तियाँ मैं डाल दूँगा। अभी अपन जिसकी बात करेंगे वो है अपने अविकारी या अव्यय शब्द। देखिए, अव्यय क्या होते हैं, अविकारी शब्द क्या होते हैं? अव्यय कह दो या इसका दूसरा नाम है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द देखो होता क्या है, वे शब्द जिनमें लिंग वचन काल कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं आए, कोई भी परिवर्तन नहीं आए उसे कहते हैं अव्यय या अविकारी शब्द, ठीक है? याद रहेगी परिभाषा। चलिए आगे मैं बात करूं अविकारी शब्दों के भेदों की, अगर बात की जाए कि भेद कितने होते हैं, तो भेद आपको जो है याद रखने हैं। अविकारी शब्द जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। नंबर में लिख देता हूं, देखो पहले नंबर पे आएगा अपने क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण आएगा। दूसरे की मैं बात करूं तो वो आएगा अपने संबंध बोधक अव्यय,
संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय। नंबर 3 पे जो आएगा वो आएगा समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय कह दो चाहे समुच्चय बोधक अव्यय कह दो, कोई दिक्कत नहीं है। और लास्ट अपना जो रह जाता है वो रह जाता है विस्मयादि बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। तो ये 4 अव्यय होते हैं। इनमें जो भी शब्द आएंगे उनमें आप लिंग वचन काल कारक यानी सीधे सीधे मैं शब्दों में कहूँ कि उनमें आप कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, उनमें कोई बदलाव आप नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं क्रिया विशेषण। देखो परिभाषाएं सबकी सरल तरीके से याद करवाता हूँ। क्रिया विशेषण कैसे कहते हैं? देखो क्रिया है, विशेषता बताएगा, सीधी बात है। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को, क्रिया की क्या बताएगा? विशेषता। तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहा जाता है। अगला है संबंध बोधक अव्यय। तो वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से जो संबंध रखने वाले शब्द हैं या क्रिया के और वाक्य में जो संज्ञा सर्वनाम शब्द हैं उनमें अगर कोई संबंध का बोध करवाया जाता है तो वो कहलाएगा संबंध बोधक अव्यय। यानी क्रिया के साथ में वाक्य में प्रयुक्त अन्य संज्ञा सर्वनाम जो शब्द है उनके साथ में जो संबंध का बोध कराने वाले शब्द हैं वो कहलाएंगे संबंध बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक की मैं बात करूं तो यहां पर मैं कहूंगा कि शब्द है, वाक्य है या वाक्यांश, शब्द है, वाक्य है या वाक्यांश, इन सब को जो जोड़ता है, इन सब को जो जोड़ता है, इन सब में जो संबंध का बोध कराता है, इन सब का जो समुच्चय बनाता है वही क्या कहलाएगा? समुच्चय बोधक अव्यय। यानी शब्द, वाक्य, वाक्यांश को जोड़ने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है। चलिए अगला रहेगा विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक का ये चिन्ह आपको बहुत याद होगा, ठीक है? तो इस चिन्ह से आपको याद रखना है। विस्मयादि बोधक देखो क्या होता है कि जैसे शोक है, हर्ष है, खुशी है, दुख है ना, घृणा है, इस प्रकार के भाव जो हैं, इस प्रकार की भावनाओं का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक अव्यय कहा जाता है। ठीक है, इन तीनों में आपको किसी भी प्रकार की जरूरत नहीं है, इसमें सिर्फ इसके जो भेद हैं वो आपको याद रखने हैं। तो इसके भेद कौन कौन से हैं? देखो बाकी में आपको कुछ याद नहीं रखना। चलिए मैं इनका उदाहरण नहीं बताए तो वो मैं बता देता हूँ। देखो क्रिया विशेषण की बात करें, चलिए मैं आगे वाला इसका जो है पहले मिटा देता हूँ। यहाँ पे उदाहरणों की अपन बात करते हैं। देखो कैसे बताया जाएगा संबंध वगैरह। देखिए क्रिया विशेषण यानी क्रिया की विशेषता बताए। जैसे मैंने कहा वह तेज दौड़ता है, जैसे वह तेज दौड़ता है। अब यहाँ पर दौड़ता है एक क्रिया है और इस क्रिया के बारे में बताया जा रहा है। देखो क्या बताया जा रहा है कि तेज दौड़ना, तेज दौड़ना, दौड़ने की गति क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है, तेज दौड़ना। ठीक है, याद रहेगा। चलिए यहाँ पे मैं बात करूं संबंध बोधक अव्यय की, तो संबंध बोधक अव्यय में क्या होता है? देखो संबंध बोधक जो अव्यय होता है वो मैंने बताया कि क्रिया के साथ वाक्य में प्रयुक्त जो अन्य जो संज्ञा सर्वनाम शब्द हैं उनमें संबंध का जो बोध कराते हैं उन्हें कहते हैं संबंध बोधक अव्यय। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय में देखो क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि संबंध का बोध वो करवाएगा। जैसे मैंने कहा राम श्याम के पास बैठा है, राम श्याम के पास बैठा है, पास बैठा है। ठीक है, अगर मैं सीधा कहता कि राम पास बैठा है तब वहां पर हो जाता क्रिया विशेषण, लेकिन मैंने क्या कहा? राम श्याम के पास बैठा है, तो यहाँ पर जो के पास जो शब्द आया है वो क्या कर रहा है? इसको और इसको जोड़ने का काम कर रहा है और क्रिया का बोध भी करवा रहा है कि वो कहाँ पर वो काम कर रहा है। तो पास बैठा है, तो राम श्याम के पास बैठा है, तो यहाँ पर देखिए ये जो है इन दोनों में संबंध का बोध करवा रहा है। ठीक है, तो वहां पर हो गया संबंध बोधक अव्यय। अगला है अपना समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक में सीधा सा मैं लिखूं तो जैसे राम है, राम लक्ष्मण, राम लक्ष्मण और राम लक्ष्मण और सीता वन में गए, सीता वन में गए। तो यहाँ पर देखिए मैंने राम को, लक्ष्मण को और सीता इन तीनों को जो है एक साथ जानना बताया है, इसलिए मैंने और शब्द का प्रयोग किया है। तो यहाँ पर मैंने शब्दों को जोड़ा है, इसलिए समुच्चय बोधक अव्यय हो जाता है। लास्ट रहता है अपना विस्मयादि बोधक अव्यय। जैसे मैंने कहा हे प्रभु, हे प्रभु सबकी सहायता करना, सबकी सहायता करना, सबको पास कर देना भैया ना, सबको पास कर देना। कुछ बच्चे जो 90 प्लस की उम्मीद लगाए बैठे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा काम कर देना, उनको पूरे 100 में से 100 दिला देना। ठीक है, तो यहाँ पर ये कामना की गई है, ये जो है मैंने भगवान से प्रार्थना की है, तो ये यहाँ पर क्या होगा? विस्मय होगा।
ठीक है। आशीर्वाद का भाव हो, विस्मय का भाव हो, शोक का भाव हो, खुशी का भाव हो, तो वहां पर कौन सा होता है, विस्मयादि बोधक अव्यय। ठीक है, सारी बातें समझ में आई होंगी। चलिए, यहाँ पे मैं बात कर रहा था क्रिया विशेषण की भी, कि इन तीनों के कोई भेद नहीं है, तो उनको अपन नहीं पढ़ेंगे, कक्षा 10 की दृष्टि से अपन देख रहे हैं। ठीक है, और ज़्यादा अगर पढ़ना है तो वो अभी वीडियोस का नहीं डाला जाएगा, बाद में जो है बहुत गहराई से इसको जो है, बहुत अगर हाई लेवल में पढ़ना चाहते हो तो उसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा। और जो आपकी छुट्टियां आती हैं, जो आपकी परीक्षा के बाद में जो छुट्टियां आती हैं, उसमें मैं बहुत गहनता से व्याकरण का एक एक बिंदु जो है वो वहाँ पर मैं करवाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं बात कर रहा था क्रिया विशेषण की। तो क्रिया विशेषण जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण के प्रकारों की बात करें तो क्रिया विशेषण के भेद जो हैं वो कितने हैं, 4 हैं। भेदों की संख्या कितनी है भाई, 4 है। तो वो कौन कौन से हैं, देखो इसको मैं मिटा देता हूँ ना। तो क्रिया विशेषण के जो भेद हैं वो 4 माने जाते हैं। एक है अपना कालवाचक, कालवाचक, कालवाचक क्रिया विशेषण। नंबर 2 पे रहेगा स्थानवाचक, नंबर 2 पे क्या रहेगा, स्थानवाचक रहेगा। नंबर 3 पे रहेगा परिमाणवाचक, परिमाणवाचक। और नंबर 4 पे रहेगा रीतिवाचक, नंबर 4 पे क्या रहेगा, रीतिवाचक। देखिए कालवाचक में क्या होता है, कालवाचक में क्रिया के स्थान क्रिया के समय का बोध करवाया जाएगा। जैसे वह सुबह सुबह जाएगा, वह सुबह जाएगा। तो यहाँ पर सुबह जो शब्द आया है वो क्रिया के बता रहा है कि क्रिया कब होगी, जाने की क्रिया कब होगी, सुबह होगी। तो यहाँ पर हो जाता है कालवाचक। अगर मैं बात करूं स्थानवाचक की, जैसे मैंने कहा वह पास बैठा है, वह पास बैठा है, वह छत पर बैठा है, वह दूर बैठा है, वह उधर जा रहा है, वह इधर जा रहा है। जहां पर भी स्थान, क्रिया के स्थान का जहां पर वो उद हो, जैसे बैठना, कहां पर बैठ रहा है, पास में बैठ रहा है, इधर बैठ रहा है, उधर बैठ रहा है। ठीक है, तो वो हो गया अपना स्थानवाचक। और अगला है अपना परिमाणवाचक। परिमाण यानी क्रिया की मात्रा का बोध करवाएगा। जैसे मैंने कहा वह वह ज्यादा खाता है, वह ज्यादा खाता है। ठीक है, तो खाता यहाँ पर क्रिया है ये, और इस क्रिया की विशेषता बताई जा रही है किससे संबंधित, परिमाण यानी मापतोल से संबंधित। तो ये हो गया अपना परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। और अगला अपना जो रहता है वो रहता है रीतिवाचक। रीतिवाचक में जो है तरीका बताया जाएगा। जैसे वह धीरे धीरे चलता है, वह धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे चलता है, चलता है। तो यहाँ पर चलता कैसे है, कैसे चलता है, धीरे धीरे। यानी क्रिया के घटित होने की रीति या ढंग या तौर तरीके का बोध जहां पर होता है वहां पर होता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, ये सारी चीजें आपके जो है परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। फटाफट मैंने इसका रिवीजन भी करवा दिया है, उदाहरण भी दे दिए हैं, उदाहरणों के अलावा परिभाषा भी सबकी बता दी है, और किसके कितने भेद हैं वो भी सारी मैंने बात बता दी है। ठीक है, अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि संबंध बोधक के अव्यय के जो है वो कितने भेद होते हैं, तब आपको वहां पर 2 बता देना है बस, इससे ज़्यादा आपको उसमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, वो विभाजक और संयोजक अगर कुछ ऐसा है तो उसमें आपको नहीं जाना है, वहां तक वो आपका लेवल नहीं है, वो बहुत गहराई में चला जाएगा। ठीक है, तो वहां पर आपको ये नहीं पढ़ना है। तो ठीक है, ये सारे जो है आपके समझ में आए होंगे। अभी मेरे ख्याल से 2 बिंदु अपने बचे हैं, एक तो संधि का बचा है और एक बचा है अपने किसका, भाई एक टॉपिक अपने बचा है, वो बचा है समास का। तो संधि और समास मैंने वैसे पूरी डाल रखी है, संधि का भी पूरा डाल रखा है, लेकिन शॉर्टकट में नहीं डाल रखा। और समास का भी मैंने पूरे वीडियो डाल रखे हैं। आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाएं और हिंदी व्याकरण की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें सारे के सारे आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी समझ में आई होंगी। फिर भी आपके कोई समस्या हो तो आप कमेंट जरूर करें। और कुछ बच्चे जो है बार बार कह भी रहे हैं कि सर ये बताओ वो बताओ, बताते रहते हैं उनको, और एक एक चीज़ जो है उनको समझाते भी हैं। जो बच्चे पूछते हैं उनको बताते हैं, जो नहीं पूछते हैं उनको क्या बताएं भाई, है ना। तो चलिए, मैं जो है जो संधि और समास का जो वीडियो है वो हो सकेगा जहाँ तक मैं कल या परसों में जो है वो आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। और वीडियो डालने का मेरा जो समय रहता है वो लगभग 7:15 बजे, ये शाम को 7:15 बजे आपको जो है वीडियो मिल जाएगा। और अगर 7:15 बजे, देखो पूरे दिन में एक वीडियो नहीं 2 वीडियो भी मैं डाल रहा हूँ, कई कई बार 2 वीडियो भी डाल रहा हूँ, तो आप उन वीडियोज़ को देखा करें। कुछ बच्चे तो देखते नहीं है, 7:15 बजे वाला ही देखते हैं और फिर देखते नहीं है। ठीक है, तो ऐसा आपको नहीं करना है। और एक बात और पढ़ाई से रिलेटेड मैं बता दूं कि आपको जो है अभी जो है कुछ बच्चे जो है 3-3 4-4 घंटे ही पढ़ रहे हैं। तो 3-3 4-4 घंटे पढ़ने से कभी भी आपके 90 प्लस नहीं आ सकते, ये मेरी गारंटी मान लो। अगर आप 7 से 8 घंटे, देखो आप 3 घंटे पढ़ के प्री बोर्ड, आपके स्कूल में प्री बोर्ड लगते होंगे, यहाँ पर भी मैंने कल बच्चों का प्री बोर्ड लिया है, काफ़ी अच्छे नंबर आए हैं। ठीक है भाई, अपने स्कूल में भी मैंने जो है
प्री बोर्ड लिया है बच्चों के, ठीक आए नंबर, लेकिन जो जितना पढ़ रहा है उसके हिसाब से उनके परसेंटेज आ रहे हैं। कोई बच्चा 3 घंटे पढ़ रहा है तो उसके 30 नंबर्स तक आ रहे हैं। कोई बच्चा अगर 6 घंटे 7 घंटे तक पढ़ रहा है तो उनके 70 प्लस भी नंबर आ रहे हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको पढ़ना है। तो 70 या 80 नंबर आपको लाने हैं, यानी पेपर 80 नंबर का होता है, उसमें 70-80 नंबर लाने, तो उसके कम से कम 7-8 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा। सोने का टाइम आप जो है 6 घंटे से ज़्यादा कभी नहीं रखें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी समझ में आई होंगी। फिर भी कोई समस्या हो तो आप कमेंट जरूर करें। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जो बताएं। पसंद आए तो लाइक करें और दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें, ताकि और भी बच्चे जो है अपने से जुड़ सकें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।